शुक्रिया विकास। अगर देखें महाराष्ट्र की अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है शिवसेना यूबीटी पार्टी के सांसद संजय राउत की उस किताब की जो उन्होंने अपनी जेल की यात्रा को लेकर लिखी है। इस किताब का अगर शीर्षक की बात की जाए तो नर्क का स्वर्ग इस किताब का शीर्षक है। और मुख्य तौर पर आपको बता दूं कि जुलाई 2022 में प्रवर्तन निर्देशालय ने पत्राचाल घोटाले मामले में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में जमकर इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिली। और अब इस पूरे जिस दौरान उन्होंने जो कार्यकाल उन्होंने जेल में गुजारा उसको लेकर उन्होंने किताब लिखी है, जिसका विमोचन कल शरद पवार और जावेद अख्तर के हस्ते होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले एक किताब की प्रत हमारे संवाददाता वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र दीक्षित के पास पहुंच गई है। और इस किताब को अगर देखें तो कई बड़े बड़े खुलासे इस किताब में किए गए हैं। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो इस किताब में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ इस किताब का उद्देश्य है, ये समझते हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र दीक्षित से। सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्य तौर पर ये जो किताब संजय राउत ने लिखी है इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या ये किताब संदेश देती नजर आ रही है? जी रौनक, देखिए ये किताब मराठी में लिखी गई है और इसका शीर्षक मराठी में है नरकातला स्वर्ग, यानी कि नर्क का स्वर्ग। और कल रात को ही ये किताब मेरे हाथ में आई है और मैं अब तक इसको आधे से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ। मैंने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए हैं और मोटे तौर पर मुझे 3 मुख्य बातें जो है इस किताब से निकलती नज़र आती हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इस किताब के ज़रिए संजय राउत ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह का इस्तेमाल अपने सियासी दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए किया। तो ये एक बड़ी बात इस किताब के जरिए संजय राउत ने तमाम एग्जाम्पल्स को दिखाते हुए कही है, जिसमें उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से पत्राचाल मामले में जो है उनको फंसाया गया है, ऐसा उनका कहना है। ये पहली बात। दूसरी बात, इस किताब में उन्होंने जेल के अपने संस्मरण लिखे हैं कि जेल में उनका रहन सहन कैसा था, उनकी दिनचर्या कैसी थी, किस तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। और जेल में जो बाकी के सियासी कैदी थे या दूसरे कैदी थे, जैसे अफ्रीकन कैदी और बाकी जो दूसरे आरोपी वहाँ पर लाए गए थे अंडर ट्रायल्स, उनके साथ में उनका इंटरेक्शन कैसा था। कैसे संजय राउत का कहना है कि जिस वार्ड में आतंकी अजमल कसाब को रखा गया था वहीं पर संजय राउत को भी रखा गया था, तो उस बारे में उन्होंने विस्तार से कहा है। और तीसरा और सबसे अहम जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा स्याही उन्होंने बहाई है इस किताब में, वो ये बताने के लिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एहसान फरामोश रहे हैं। और उनकी एहसान फरामोशी शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार को लेकर है। तो तमाम कुछ किस्से कहानियां उन्होंने इस किताब में लिखे हैं, जिसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे ये दोनों बड़े नेता एहसान फरामोश रहे हैं। यही सर एक प्रमुख सवाल है। अगर इस किताब की जिस हिसाब से महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है, जो प्रमुख यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही कि ऐसा क्या उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जिस वक्त गोधरा कांड हुआ था उस वक्त तत्कालीन जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्हें यूपीए सरकार गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन शरद पवार ने इंटरवेन किया। तो क्या वो किस्सा है और क्या संजय राउत का दावा है इसमें? जी देखिए, इस किताब के पन्ना नंबर 80 पर इस घटना का जिक्र है और इसमें संजय राउत ये लिखते हैं कि जब गोधरा कांड हो गया और गोधरा कांड के बाद में जिस तरह से गुजरात में दंगे फैले और बड़े पैमाने पर गुजरात में नरसंहार हुआ, तो उसके बाद सीबीआई और दूसरी एजेंसियां जो है इन तमाम घटनाओं की जांच कर रही थी और उसके तहत कई गुजरात पुलिस के कई बड़े अफसरों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। और संजय राउत का ये कहना है कि इन जांच की आंच जो है वो नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई थी और जो कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली थी। लेकिन होता यह है कि तब जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी जिसमें कि शरद पवार कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने एक बार कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि भले ही नरेंद्र मोदी के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन वो एक चुने गए, जनता की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना ये ठीक बात नहीं होगी। तो राउत का ये कहना है कि इसके बाद में कैबिनेट के बाकी मंत्रियों ने भी अपना मूक समर्थन दिया शरद पवार को और इसके बाद नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी टल गई।
तो ये बताना चाहते हैं संजय राउत की किस तरह से शरद पवार ने एक एहसान किया था नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनको गिरफ्तारी से बचाकर, लेकिन वही नरेंद्र मोदी की पार्टी महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को दो फाड़ कर देती है। नहीं, लेकिन एक और इसमें किस्सा शरद पवार से जुड़ा हुआ है, वो अमित शाह को लेकर। इसमें यह भी दावा किया गया है कि अमित शाह को बचाने के लिए भी शरद पवार ने, जिस वक्त अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, होम डिपार्टमेंट के, उस वक्त भी मुख्य तौर पर उन पर जिस तरह के आरोप हुए, तब भी शरद पवार ने उन्हें बचाने की कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल। इसी कड़ी में एक और घटना का जिक्र जो है संजय राउत ने अपनी किताब में किया है, और उसमें ये बताया गया है कि अमित शाह जो है एक मर्डर केस में फंस गए थे, उसमें आरोपी बनाए गए थे, उनको तड़ीपार कर दिया गया था। और ऐसे मामले में जो सीबीआई जांच कर रही थी, तो सीबीआई की जांच में एक महाराष्ट्र कैडर का अधिकारी था सीबीआई के पास, जो कि अमित शाह की बेल का, उनकी जमानत का विरोध कर रहा था। तो ऐसे में एक दिन नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से संपर्क किया और कहा कि आप इसमें मदद कर सकते हैं, और अमित शाह को राहत दिलवाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर शरद पवार ने उस सीबीआई के अधिकारी से बात की, जिसके बाद में अमित शाह को जमानत मिल गई और अमित शाह को उस पूरे मामले में राहत मिली, ऐसा संजय राउत का कहना है। सर शुक्रिया। अगर इस किताब में देखें तो कई बड़े बड़े सनसनीखेज खुलासे जो है वो आपको पढ़ने मिल जाएंगे। कल इसका आधिकारिक तौर पर शरद पवार, जिनके लेकर भी इस किताब में कई तरह के दावे किए गए, इसका जवाब तो अब शरद पवार को ही देना होगा कि वाकई में जो संजय राउत के दावे वो सही है या गलत है। कल उनके हाथों ही संजय राउत की इस किताब का विमोचन होना है, जिसमें जावेद अख्तर भी मौजूद रहेंगे, उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे, और मुख्य तौर पर इससे जुड़ी हुई और क्या खुलासे या और क्या जानकारियाँ महाराष्ट्र की राजनीति से निकल कर आती है, वो भी अपडेट हम आपको आप तक देते रहेंगे।